अब इसमें जैसे पहला क्वेश्चन है नागभट्ट, तो वही एज यूजुअल जो हम करते हैं जब भी हम डायनेस्टीज पढ़ते हैं, तो हम डायनेस्टी की जब क्रोनोलॉजी पढ़ते हैं तो सारे जो इम्पोर्टेंट रूलर्स होते हैं तीन चार, वो उनको 3 मार्कर के हिसाब से देख लेंगे, जिसमें आपका इन तीन चार फेमस में इंक्लूडेड भी हो सकता है और अलग से भी हो सकता है। फेमस में फाउंडर और लास्ट रूलर ज़रूर करने हैं, क्योंकि इन पे अक्सर 3 मार्कर्स बन जाते हैं। ठीक है, अब जैसे नागभट्ट है, तो नागभट्ट फर्स्ट जो थे वो प्रतिहार रूलर थे, और मेनली इन्होंने जब अरब इन्वेजन हो रहा था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर रीजन से जब अरब इन्वेजन हो रहा था, तो इन्होंने अरब इन्वेजन को चेक किया था, एज वेल एज जो कन्नौज मालवा वाला रीजन है उसको इन्होंने जीता था, जिसमें इनका मालवा, राजपुताना और गुजरात वाले रीजन तक शासन रहा था। फिर लास्ट में ये जो है वो ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल के समय राष्ट्रकूट रूलर ध्रुव जो है, या ध्रुव फर्स्ट भी बोलते हैं इनको, उनसे हार गए थे। ठीक है, और एज सच कोई इनका इंपॉर्टेंट कल्चरल कंट्रीब्यूशन है नहीं। कल भी अपन ने डिस्कस किया था, परसों भी ये बात की थी, मतलब लास्ट क्लासेस में, कि कोई इम्पॉर्टेंट कल्चरल इन द सेंस कि किसी स्कॉलर को पैट्रोनाइजेशन किया हो, किसी धर्म के किसी स्कॉलर को पैट्रोनाइज किया हो, है ना, या आर्किटेक्चरल कोई कंट्रीब्यूशन है, कोई चीज़ बनवाई हो, तो ये सब भी आप ज़रूर मेंशन करोगे। या इनके समय में कौन कोई फेमस फॉरेन ट्रैवलर आया हो, वो फॉरेन ट्रैवलर भी हो सकता है और वो फॉरेन इन्वेडर भी हो सकता है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स आपको प्रोमिनेंट पॉइंट्स रिमार्कर के हिसाब से लेके चलने, कल्चरल आर्किटेक्चरल। जैसे अगर अपन बात करें काला अशोक की, है ना, या अशोका की, तो इनमें बुद्धिस्ट काउंसिल कन्वीन की, तो ये इनका कल्चरल कंट्रीब्यूशन है। ऐसे मिहिर भोज, अब मिहिर भोज का संबंध जो है हमारे मध्य प्रदेश के रीजन से है, स्पेशली ग्वालियर वाले रीजन से। ये जो है वो विष्णु के डिवोटी थे, इसीलिए इन्होंने अपने आप को आदिवरा का टाइटल दिया था, और वरा इंस्क्रिप्शन भी इन्होंने इंस्क्राइब करवाया था, जो कि ग्वालियर में है ना। वराह मतलब तो समझते ही हो सब, वराह अवतार है ना। तो ये गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के वन ऑफ द सक्सेसफुल रूलर रहे, और इनके सारे अचीवमेंट्स जो हैं वो हमें देखने को मिलेंगे किसमें, यहीं पे अपने वरा इंस्क्रिप्शन पे। ठीक है, वरा इंस्क्रिप्शन का एक और नाम पता है किसी को, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लिखा होगा आप में से किसी ना किसी ने तो। वरा इंस्क्रिप्शन हमारे यहाँ 2-3 जगह मिलते हैं। 12 कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। हाँ, एक ये जो मिलता है एरन बोर इंस्क्रिप्शन, ये तोरामन का है। ठीक है, और एक है आदिवारा, बहुत अलग अलग रूलर्स का मिलेगा वो, इसमें मिहिर भोज का, है ना। ठीक है, ये लिखा हुआ है मिहिर कुल, मिहिर भोज। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार किंग मिहिर भोज, इसमें उन्होंने इनके इसके बारे में बताया, किसी ने कोई आर्टिकल लिखा होगा, ये वाला वारा इस टाइप से होता है। सब जगह जितनी जगह मिलेगा, है ना, उसको बोर इंस्क्रिप्शन, ये वाला एरन बोर इंस्क्रिप्शन। केव्स पे वैसे स्कल्पचर के डिजाइन में मिला है वारा बोर इंस्क्रिप्शन, है ना। तो ये जो भी वैष्णवाइट रूलर्स होंगे उनके उसमें अपन को देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद गोपाल, गोपाल जो है वो फाउंडर है पाल डायनेस्टी के बंगाल रीजन में, और इनकी इंफॉर्मेशन मेनली हमें खलीमपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन से मिलती है, जो इनके सक्सेसर धर्मपाल ने इंस्क्राइब करवाया था। एक्चुअल में ये इंस्क्रिप्शन धर्मपाल का है, खलीमपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, इसमें इन्होंने अपने पिता का नाम या इस डायनेस्टी के फाउंडर के नाम के तौर पे गोपाल को मेंशन किया है। इसके अलावा ओडंतपुरी मोनेस्ट्री जो है दैट हैज पैट्रोनाइज्ड बुद्धिज्म, ठीक है, एज अ पैट्रोन ऑफ बुद्धिज्म उन्होंने इस्टेब्लिश की थी। ठीक है, फिर उसके बाद अमोघ वर्ष जो है वो सबसे फेमस राष्ट्रकूट रूलर्स में आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि राष्ट्रकूट की जो कैपिटल सिटी रही थी मान्यखेत, है ना, मान्यखेत जो है वो इन्होंने ही फाउंड किया और बाद में उसको कैपिटल की तरह इस्टेब्लिश किया। इसके अलावा ये बहुत अच्छे पैट्रोन थे,
और खुद एक बहुत अच्छे लर्नर और स्कॉलर है जिन्होंने कन्नड़ और संस्कृत में लिटरेचर्स लिखी है ना। तो इसमें कविराज मार्क जो है वो आपकी कन्नड़ वाली है। ठीक है, और बाकी अपन लिटरेरी कंट्रीब्यूशन और कल्चरल कंट्रीब्यूशन जब देखेंगे राष्ट्रकूट का उसमें भी मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद जो है वो अपनी आती है दंती दुर्ग। दंती दुर्ग एक्चुअल में फ्यूडेटरी हुआ करते थे चालुक्य रूलर्स के, लेकिन फिर बाद में इन्होंने चालुक्यास की फ्यूडेटरी को ख़त्म करते हुए एक इंडिपेंडेंट किंगडम की स्टैब्लिशमेंट किया, राष्ट्रकूट डायनेस्टी। और पल्लवास जो थे उनके साथ इन्होंने एक अलायंस बनाई। पल्लवास इनके रिलेटिव्स भी थे एक तरीके से मैरिज अलायंस के थ्रू, और पल्लवास के साथ इन्होंने जो है वो रीयूनियन या अलायंस करके चालुक्य पावर को ऑलमोस्ट डिफीट कर दिया था। तो एज अ फाउंडर ये इम्पोर्टेंट है, फ्यूडल रहे चालुक्यास के ये भी बता सकते हैं, और पल्लवास के साथ इनका अलायंस भी बता सकते हैं। ठीक है, तो अब 3 मार्कर में इनॉर्मस क्वेश्चंस इसमें बन सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द रूलर्स, द नेम ऑफ रूलर्स या आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट। जैसे अगर कैलाश नाथ टेम्पल, एलोरा केव्स ये सब आती हैं तो ये भी यहीं से अपनी बनेंगी। तो मैंने सिर्फ इतने रूलर्स दे दिए कि ये इम्पोर्टेंट हैं, तो ये अपने एक तरीके से मतलब इम्पोर्टेंट के फॉर्म में हो गए। बाकी आपको हर एक रूलर को इस तरीके से 3 मार्कर में रखना ही है। ठीक है, फिर है कंट्रीब्यूशन ऑफ धर्मपाल। धर्मपाल अगेन, और जरूरी नहीं है पीछे पाल लग गया तो वो पाल रूलर्स ही होंगे, इसीलिए पाल डायनेस्टी के रूलर्स के नाम अच्छे से याद रख लेना। जरूरी नहीं है हर बार पाल लग रहा है तो वो पाल रूलर्स ही हों, है ना। तो धर्मपाल, लेकिन जो पाल डायनेस्टी के रूलर्स थे बंगाल रीजन के, इनके टाइम पर जो है वो ऑब्वियसली गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट का ये जो ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल चल रहा था कन्नौज के लिए वो कंटिन्यू था। इनके रेन में खूब सारी डिफीट्स भी हुई, लेकिन बहुत बार इन्होंने लार्जर टेरिटरीज ऑफ नॉर्दर्न इंडिया को कॉन्कर भी किया। वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूशन में इसीलिए इनका कन्नौज का दरबार भी हम लिखेंगे कंक्लूजन में। इसके अलावा विक्रमशिला मोनेस्ट्री का फाउंडेशन जो आगे चल के बुद्धिस्ट लर्निंग का एक प्रोमिनेंट सेंटर बना, अनलाइक उस समय अगर हम कह रहे हैं तो नालंदा जो है वो थोड़ा सा बैक सीट पे चला गया था। इसके अलावा एक और जो है बिहार में ही सोमापुरी मोनेस्ट्री, इन्होंने 200 विलेजेस का रेवेन्यू जो है वो नालंदा के लिए दान दिया था, ए आएगा यहाँ पे। और इन्होंने फेमस बुद्धिस्ट स्कॉलर थे संतराक्षित, उनको भी पैट्रोनाइजेशन दिया था, है ना। तो ये इनके कुछ कंट्रीब्यूशन में आएगा। ऐसा धर्मपाल पे क्वेश्चन कभी आया नहीं है, लेकिन क्योंकि अभी अगर अपन देखें टाइप ऑफ क्वेश्चन कि भाई इतने सारे क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से बनेंगे कैसे बनेंगे, तो बाय चांस कभी प्रोमिनेंट रूलर्स पे आ गया तो, है ना। और बाकी अगर पूरा पाल एम्पायर पे भी आ गया तो भी सेम यही पॉइंट्स रहेंगे, यही उनके कॉन्ट्रीब्यूशन हैं। राजशेखर जो है ये एक इम्पॉर्टेंट पोएट है, इन पे क्वेश्चन आ सकता है, या इनकी कोई भी एक रचना जो है वो आपको 3 मार्कर में आ सकती है। तो इसमें आपको यही लिखना है, जैसे कर्पूर मंजरी आई तो फेमस टेक्स्ट या फेमस प्ले रिटन बाय या कंपोज्ड बाय राजशेखर, है ना। तो सबसे पहले राजशेखर का आपको पता होना चाहिए दैट ही वाज अ संस्कृत पोएट, ड्रामेटिस्ट एंड अ क्रिटिक। 10th सेंचुरी के ये हैं, स्पेशली गुर्जर प्रतिहार रूलर्स के टाइम पे ये रहे, वो भी महेंद्र पाल, है ना। मेजर कंट्रीब्यूशन में इनकी आती है कर्पूर मंजरी। ये पहले ऐसे स्कॉलर थे एंशियंट हिस्टोरिकल टाइम में जिन्होंने एक विमेन को अपने करियर के लिए एक्नॉलेज किया, मतलब इन्होंने डेडिकेट की अपनी अचीवमेंट्स को उनकी वाइफ को, दैट इज रिटन इन सोर्स एंड प्राकृत टू डेडिकेटेड टू अवंती सुंदरी। फिर दूसरी है काव्य मीमांसा, काव्य से ही पता चल रहा है इट इज एक्सप्लेनिंग सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स एंड कॉम्पोजिशन ऑफ अ गुड पोयम। मतलब एक कवि को जो उसका काव्य होता है या कविता होती है उसकी रचना किन किन एलिमेंट्स को ध्यान रख के करनी चाहिए, ये सब इन्होंने उसमें बताया है। वृत्साल भंजिका, ये हमारे एरिया से रिलेटेड है, जो हमारे कालचुरीज हैं त्रिपुरी के, उन्होंने जो है वो राष्ट्रकूटास को हराया था। ठीक है, तो ये चीज इन्होंने मेंशन की है वृत्साल भंजिका में। बाल भारत जो है वो प्रतिहार रूलर महीपाल के बारे में है। बाल रामायण एक रामा नाम के पर्टिकुलर पर्सन को लेके एक इनका प्ले है। और हरिविलास और भुवन कोश जो है वो इनकी ज्योग्राफी पे रिलेटेड बुक है। तो एज यूजुअल 3 मार्कर में आपको राजशेखर, इनका टाइम पीरियड और इनकी फेमस राइटिंग की थीम जो है वो लिखना है 3 मार्कर के लिए। ठीक है, क्लियर? सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? सब आवाज आवाज आ रही है, ऐसा लग रहा है कि सब गुम हो गए हो। कुछ रिएक्शंस तो दो।
ठीक है, वो ऐसा लग जाता है कि फिर आवाज़ नहीं आ रही या कोई क्लास में है ही नहीं, है ना। फिर है ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल। अब ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो बहुत अलग अलग बन सकते हैं। जैसे आज मैंने क्लास में कलिंग वॉर भी लिखवाया था, तो कोई भी अगर स्ट्रगल, कोई भी वॉर आपको आता है तो सबसे पहले आप उसका इंट्रो देंगे, फिर आप उसके इवेंट्स बताएंगे, इवेंट्स में यू विल टेल अबाउट पीपल इन्वॉल्व, है ना, और किस रीजन को लेके या कहाँ वो हुआ, और लास्ट में आप उसका लिख सकते हैं रिजल्ट। ठीक है, तो 3 तरीके से ये डिवाइडेड रहता है कोई भी वॉर या बैटल या स्ट्रगल का आंसर। तो अगर अपन ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल की बात करें, दैट वाज रिलेटेड टू कन्नौज। कन्नौज वाज अ फेमस एरिया और द रीजन, द प्राइज्ड एंड प्रेस्टिजियस रीजन इन द गैंगेटिक वैली, है ना। तो यहाँ पे गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल, 3 डायनेस्टीज के जो लड़ाई थी वो कन्नौज के ऊपर चलती रही, और इसको हिस्ट्री में जो है वो ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल हमने बोला है, दैट हैड बिगिन इन 8th सेंचुरी एडी। और ये कंटिन्यू चलती रही, कभी कोई डायनेस्टी जीतती, कभी कोई डायनेस्टी जीतती, जिसमें भी जिसका पावरफुल राजा आ जाए या मौके का फायदा उठा ले, और फिर वो काफी टाइम तक रहती थी। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो धर्मपाल, पाल रूलर धर्मपाल और प्रतिहार रूलर वत्सराज के बीच में जब क्लैश चला कन्नौज के लिए, तो वत्सराज जीत गए। लेकिन थोड़े ही दिनों बाद जो है वो फिर राष्ट्रकूट रूलर ध्रुव फर्स्ट से हार गए। ठीक है, फिर जैसी राष्ट्रकूट रूलर पे ये किंगडम आया, थोड़े दिनों बाद जो है वो धर्मपाल आ गए, और धर्मपाल वॉज अ प्रोमिनेंट रूलर। तो पहले इनमें स्ट्रगल चला, क्लैशेस चला, अभी अपन ने ऊपर देखा धर्मपाल का, है ना। लेकिन फिर धीरे धीरे उन्होंने जो है वो कन्नौज का रीजन जीत लिया, और वहां पे एक ग्रांड दरबार अपनी विक्ट्री के उसमें अरेंज करवाया। तो ये स्ट्रगल यूं ही चलती रही। हमने कुछ प्रोमिनेंट रूलर्स के नाम लिख दिए, धर्मपाल है, वत्सराज है, ध्रुव फर्स्ट है, धर्मपाल है। आप और भी लिख सकते हो जो आपको नाम याद आए, है ना। तो अपन को इन शॉर्ट बस गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल की प्रेजेंस बतानी है यहाँ, कन्नौज की इंपॉर्टेंस बतानी है, थोड़ा बहुत उनके बीच के क्लैशेस, और फाइनली सबसे मेजॉरिटी ऑफ द टाइम पीरियड के लिए अगर अपन देखें तो गुर्जर प्रतिहार के पास ये वाला रीजन गया नागभट्ट सेकंड के समय, हु मेड कन्नौज द कैपिटल ऑफ गुर्जर प्रतिहार किंगडम। हालांकि इन्होंने मालवा और स्पेशली राजस्थान के रीजन में भी बहुत दिनों तक रूल किया था, लेकिन फाइनली इन्होंने फिर कन्नौज को एज अ कैपिटल लॉन्ग टर्म के लिए, लगभग ऐसा बोला जाता है 300 ईयर्स, 3 सेंचुरीज के लिए इन्होंने कन्नौज को रूल किया एज अ कैपिटल। तो फाइनल जो विक्टोरियस माना जाएगा अगर डायनेस्टी को, तो वो इनको माना जाता है। ये आप सीधे कंक्लूजन में या रिजल्ट लिख के भी डाल सकते हो। मैम, राजकोटास भी तो एक स्ट्रॉन्गेस्ट किंगडम बन गया था, तो वो नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना, मैं वही बोल रही हूँ, ये मैंने वही तो बोला, यहाँ पे डिफर करेगा। आप राष्ट्रकूट वाला पॉइंट जैसे ये मैंने लिखा है, फिर मैंने ऊपर उसमें भी बताया अभी राष्ट्रकूट वाले में, ये मान्यखेत वाले में, ये यहाँ पे है ना, ये दंती दुर्ग का जब ये ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल इन्हीं ने जीता, फिर उसके बाद इन्होंने चालुक्यास, पल्लवास, ये सब, मतलब चालुक्यास को भी हराया, पल्लवास के साथ अलायंस बनी, अलग अलग टाइम पे अलग अलग डायनेस्टी आती है ना। राष्ट्रकूट जनरली जो थे उन्होंने कन्नौज को कभी नहीं जीतना चाहा, मतलब या ऐसा कन्नौज को कैपिटल के रूप में कभी नहीं जीतना चाहा, अगर अपन सही वर्ड्स में बोलें तो। ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल में वो इन्वॉल्व थे, लेकिन अगर जब अपन मैप देखते हैं इस ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल का, तो राष्ट्रकूट का रीजन जनरली ये था, पता ही होगा, है ना, डेक्कन वाला। यहीं पे महाराष्ट्र में इनकी कैपिटल थी क्या, मान्यखेत। असली जो टसल था वो था गुर्जर प्रतिहार और पाल्स के बीच, क्योंकि गुर्जर प्रतिहार और पाल के बीच का मेन अमलगमेटेड रीजन था कन्नौज, और ये जो थे वो डेक्कन में। फिर क्या हुआ, राष्ट्रकूट जो थे वो चालुक्यास के फ्यूडेटरीज थे, तो चालुक्यास थोड़े बहुत जहां जहां बचे थे तो ये उनको हटाते रहते थे, और नीचे जो पल्लवास थे उनके साथ इन्होंने अलायंस वगैरह कर लिए। तो मेनली इनकी पॉलिटिक्स जो है वो साउथ इंडिया में ही शिफ्ट हो गई, और वहीं पर अपन बोले तो कन्फाइंड रह गई। और गुर्जर प्रतिहार फिर मेजॉरिटी ऑफ द पीरियड के लिए 300 ईयर्स के लिए गुर्जर प्रतिहार ने उसको एज अ कैपिटल रूल किया। तो आपको कंक्लूजन यही रहेगा जो मैंने बताया है, कोर्स ऑफ वॉर, या जो मैंने आपको सेकंड पॉइंट बनाया था, इवेंट्स ऑफ वॉर कैन बी चेंजेबल। ये आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, यहाँ वाला पॉइंट समझ गए, ये 3, ये यही रहेगा लेकिन कंक्लूजन। ठीक है, अब गुर्जर प्रतिहार एडमिनिस्ट्रेशन, ये गुर्जर प्रतिहार का एडमिनिस्ट्रेशन कोई अलग एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था, गुर्जर प्रतिहार ऑलमोस्ट वर सेम एज दैट ऑफ गुप्तास, है ना, या एज दैट ऑफ पोस्ट गुप्त डायनेस्टीज। तो यहाँ पे गुर्जर प्रतिहार को अगर अपन देखें, गुर्जर प्रतिहार का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो
वैसा ही था कि किंग वॉज द सेंट्रल पावर, है ना। कमांडर इन चीफ जो होते थे या मेनली जो हेड ऑफ द आर्मी होते थे वो डायरेक्टली सेंट्रलाइज्ड किंग के हाथों में ही रहती थी। किंग के काफ़ी सारे मिनिस्टर्स होते थे जो उन्हें असिस्ट करते थे, एंड ऑलमोस्ट द पोजीशन ऑफ द मिनिस्टर्स एंड द किंग वाज हेरिडिटरी, है ना। बिल्कुल सिंपल सा था, लॉजिकल था। रॉयल फैमिलीज थी, प्रोमिनेंट फैमिलीज थी, वही ज़्यादातर सेंट्रल मिनिस्ट्री में इन्वॉल्व रहती थी। इसके अलावा मेनली जो इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स होते थे जिनको सभा वगैरह में महासभा में परमिशन होती थी, वो रेवेन्यू, ट्रेजरी, फॉरेन अफेयर्स, सेनापति मतलब कमांडर इन चीफ ऑफ आर्मी, और चीफ जस्टिस मतलब जो जुडिशियल ऑफिसर है, और जो पुरोहित है वही रहते थे। एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरीज का डिवीजन वैसा ही था, सेम। राष्ट्र, राष्ट्र से छोटा स्टेट मतलब भुक्ति, भुक्ति से छोटे जो थे मंडल, मंडल के बाद ग्रुप ऑफ विलेजेस को पट्टल भी कहते थे। थोड़ा सा ये साउथ इंडियन वर्ड आ जाएगा, है ना। और सबसे छोटे जो होते थे वो ग्राम या विलेजेस ही होते थे। तो हमेशा सबसे फर्स्ट यूनिट और सबसे लास्ट यूनिट जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहेगी। बीच में ये थोड़े बहुत कभी भुक्ति, कभी विश आ जाएगा, कभी नगर आ जाएंगे, इस टाइप से। इसके अलावा जो सेक्युलरिज्म था वो स्टेट में प्रोमिनेंट था, और रिलीजन को स्टेट अफेयर्स से या एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स से अलग रखा जाता था। रिलीजियस अफेयर्स अलग मेंटेन होते थे और स्टेट जो है वो एज सेक्युलर रहती थी। इसीलिए हमें इस पूरे टाइम पीरियड में बुद्धिस्ट, जैनिस्ट और हिंदू, या जिसको अपन बोलते हैं संस्कृत, क्योंकि तब हिंदी तो चलती ही नहीं थी, हिंदी वॉज नॉट अ लैंग्वेज ऑफ एंशियंट इंडिया, है ना। जब अपन हिंदी में हिंदी का संक्षिप्त इतिहास पढ़ेंगे तो समझ आएगा। तो सबसे पहले जो थी वो संस्कृत थी, फिर भक्ति काल में टूटी फूटी जो है रीजनल लैंग्वेज के फॉर्म में अवधी और सौर सैनी, मतलब ये कन्नौज वाला जो रीजन है, जो हम कन्नौज की इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हैं, तो सौर सैनी नाम की अपभ्रंश भाषा, टूटी फूटी भाषा जन्मी। तो इस समय पे आप सारे स्कॉलर्स को देखोगे, जहाँ पे आप राजशेखर को देख लो, ठीक है, और जैनिस्ट बुद्धिस्ट स्कॉलर तो अपने 11th सेंचुरी तक ऑलमोस्ट चलते ही रहेंगे, ठीक है। तो सेक्युलरिज्म स्टेट जो है वो मेंटेन करती थी, एंड लेटर ईयर्स में जो एक डेवलपमेंट हुआ यहाँ पे फ्यूडलिज्म आया, है ना। फ्यूडलिज्म मतलब चालुक्यास जो हैं उन्होंने राष्ट्रकूट्स को हरा दिया, लेकिन वो उनकी टेरिटरी एनेक्स करके चालुक्यन एम्पायर नहीं बनाएंगे, वो राष्ट्रकूट ही रहने देंगे और इनसे रेवेन्यू लेते रहेंगे। सो दिस सिस्टम वाज कॉल्ड फ्यूडल सिस्टम या फ्यूडलिज्म, है ना। तो गुर्जर प्रतिहार, जैसे हम चंदेल्स को पढ़ेंगे जब हमारे मध्य प्रदेश की हिस्ट्री में, हम परमार्स को पढ़ेंगे, कालचोरीज को पढ़ेंगे, तो बहुत टाइम तक बहुत सारी छोटी छोटी स्टेट्स जो हैं वो बड़ी स्टेट्स की क्या रही, फ्यूडल रही। समझ गए कि लैंड पे हक उनका, नाम उनका, सब उनका, और वो सिर्फ क्या करते थे, सॉवरेनिटी जो होती थी वो नहीं होती थी, वो सुजरैनिटी एक्सेप्ट करते थे किसी बड़े किंगडम की, और उनको एज अ पे मतलब एज अ ट्रिब्यूट रेवेन्यू पे करते थे, ठीक है। तो जीतने वाले का फायदा बस इतना है कि उसके पास ट्रेजरी में रेवेन्यू मिलेगा, बाकी उसको अपने नाम से या टेरिटरी एक्सपेंशन से कोई लेना देना नहीं है। तो दैट वाज अ काइंड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फ्यूडलिज्म, ठीक है। फिर उसके बाद राजपूत डायनेस्टी का कल्चरल कंट्रीब्यूशन, ये एज इट इज रट लेना, इसके आगे कोई डेटा लिखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखोगे कि भाई राजपूत वाज अ प्रोमिनेंट पावर इन द डेक्कन रीजन फ्रॉम 8th to 10th सेंचुरी, और ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल में उनकी शॉर्ट पीरियड ऑफ विक्ट्री के बाद उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन किया, जिसमें कृष्ण फर्स्ट का कैलाशनाथ टेम्पल, दैट मोनोलिथिक टेम्पल एट एलोरा औरंगाबाद महाराष्ट्र भी लिख सकते हो यहाँ पे। अमोघ वर्ष फर्स्ट जो थे वो एक पैट्रोन थे लिटरेचर के, और उन्होंने खुद जो है वो कवि राजमार्ग लिखी कन्नड़ में, और प्रश्नोत्तर रत्नमलिका लिखी संस्कृत में। उन्होंने ग्रेट संस्कृत स्कॉलर जो है ये स्वयंभू जो है, राष्ट्रकूट डायनेस्टी में, दो तीन डायनेस्टी में सक्सेसिव में एक ही कोर्ट पोएट रहते थे, तो ये राष्ट्रकूटों के कोर्ट पोएट रहे काफी टाइम तक संस्कृत में, स्वयंभू। कृष्ण थर्ड जो थे उन्होंने विक्ट्री पिलर स्टैब्लिश कराया रामेश्वरम में, जैसे हम नॉर्थ इंडिया में देखते हैं, है ना। वैसे ही एक जो विजय स्तंभ जिसे बोलते हैं वो रामेश्वरम में कृष्ण थर्ड राष्ट्रकूट रूलर ने ही स्टैब्लिश कराया था। और फेमस जो त्रिमूर्ति स्कल्पचर है शिवा का, है ना, ये सबने देखा ही होगा, मैंने एक बार बताया भी था, जो लोग पुराने बच्चे उनको पता होगा, एलिफेंटा में, यह भी यूनेस्को साइट है। शिव त्रिमूर्ति, शिव की जो है वो दो ही हमें प्रोमिनेंट स्कल्पचर्स मिलते हैं, एक मिलता है एक मुखी शिवलिंग, है ना, और एक मिलता है त्रिमुखी। ये शिव एज अ क्रिएटर, एज अ ऑब्जर्वर, एज अ डिस्ट्रॉयर,
तीन रूपों में शिव को बताया गया है। इन्हीं ने ब्रह्मांड की रचना की, यही ब्रह्मांड को संभालते हैं और यही ब्रह्मांड को जो है वो नष्ट कर सकते हैं। एलिफेंटा केव्स में बहुत इंपॉर्टेंट साइट है ये, है ना, यूनेस्को हेरिटेज। ठीक है, तो ये प्रोमिनेंट। और किसी ने कुछ और भी लिखा है क्या, बता दो, यहीं अपन ऐड कर लेते हैं, मतलब डिस्कस कर लेते हैं पॉइंट। बताओ किसी ने कुछ इसके अलावा लिखा हो, कंट्रीब्यूशन ऑफ। वो इंटेलेक्चुअल्स में एक पुन्ना करके था हाँ हाँ, ये नाम, सब कृष्णा स्कॉलर्स थर्ड, वगैरह लिख सकते हैं। कोई भी लिख लिया था मैंने। हाँ हाँ ठीक है, चलेगा वो। और एक 10 अवतार केव्स एलोरा पे ऐसा कुछ पढ़ा था मैंने, तो वो भी लिखा था। हाँ, वो ये एलोरा केव्स में वही ये जो है ना, हाँ कैलाशनाथ टेम्पल इसी कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है वो दशावतार केव्स। promoted Dravidian style of architecture. हाँ, वो अपन उसमें मतलब कंक्लूड भी कर सकते हैं, है ना, मतलब द्रविडियन आर्किटेक्चरल स्टाइल में दे हैड मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन, जिसका फाइनेस्ट एग्जाम्पल है कैलाशनाथ। यहीं पे भी ऐड कर सकते हो उसको, है ना, मेजर कंट्रीब्यूशन इन द द्रविडियन स्टाइल। वो लिखने का अपना अपना तरीका हो सकता है ना, फैक्ट्स लगभग यही हैं। फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन नागर एंड द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर। तो जनरली लोग क्या करते हैं, जब भी डिस्टिंग्विश का क्वेश्चन 11 मार्कर में आता है, भूल कर भी ये गलती मत करना, सीधे शुरू मत करना ऐसे भूल कर भी, ठीक है, पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देना, क्योंकि 11 मार्कर की बात है ना। तो मेनली नागर और द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर क्यों पूछा है, वी नो दैट इन द होल कंट्री, इन होल इंडिया, द टेम्पल आर्किटेक्चर इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, नागर एंड द्रविड। ठीक है, इसमें में जो कॉमन चीजें रहेंगी वो दो चीजें बहुत कॉमन है, गर्भगृह और मंडप। मंडप मतलब मेन टेम्पल की बिल्डिंग, और गर्भगृह मतलब द प्योरेस्ट सेंक्टम, जहाँ पे आपका मेन डेटी जो है वो रखे जाते हैं। ठीक है, ये चीजें ठीक है, लेकिन कुछ पिक्यूलियर डिफरेंसेस हैं आर्किटेक्चरल स्टाइल में, जिसके ये कुछ फॉलोइंग बेसिस हैं। सबसे पहला है रीजन। नॉर्दर्न इंडियन रीजन में हमें नागर स्टाइल मिलेगा, जिसमें उत्तर प्रदेश, सेंट्रल इंडिया में हमारा मध्य प्रदेश, ये सब कवर्ड होंगे। इसके अलावा द्रविडियन स्टाइल हमें मेनली सदर्न इंडिया में महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, है ना, आंध्र रीजन में, केरला में मिलेगी। आप इसको ब्रॉडली लिख सकते हो, एक्सप्लेन करते हो। फिर गोपुरम। गोपुरम सबसे प्रोमिनेंट फीचर है किसका, साउथ इंडियन टेम्पल्स का। यहाँ पे क्या होता है, जो टेम्पल होता है वो एक बाउंड्री वॉल के अंदर सिचुएटेड रहता है, और इस बाउंड्री वॉल का कहीं ना कहीं एक मेन एंट्रेंस होता है, जो बहुत ही कैसा होता है, डेकोरेटेड। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, द लार्ज एंट्रेंस गेट्स फाइनली डेकोरेटेड, पॉइंट ऐड कर लेना, मुझे एकदम अभी बोलते हो कई चीज ऐसे होता है टाइपिंग में छूट जाती है, बोलते बोलते याद आ जाती है। इसका बेस्ट ऑफ बेस्ट एग्जाम्पल है मेरा अपना आंखों देखा हुआ त्र्यंबकेश्वर टेम्पल। कोई गया है त्र्यंबकेश्वर, या कोई साउथ इंडिया का कोई भी टेम्पल गए हो? जैसे ही ये टेम्पल में बचपन से मैं गई, बचपन मतलब बहुत बचपन नहीं था, इतने तो याद ही नहीं होता, लेकिन मैं गई थी, और फिर जैसे ही मैंने ये टेम्पल आर्किटेक्चरल स्टाइल पढ़ा, तो मेरे दिमाग में ये बत्ती जल गई, सेम यही, है ना। ये इस टाइप से बड़े बड़े लार्ज एंट्रेंस गेट होते हैं, यहाँ पे लिखा रहता है यही मेन टेम्पल की एंट्री है, इसके अलावा आपको कहीं से नहीं मिलेगी, यही मेन टेम्पल की एंट्री है। बड़ी बड़ी लार्ज ऐसी वॉल्स जो हैं, ये चारों तरफ टेम्पल के सराउंडेड है, और ये नेचुरल एंट्रेंस वे है, आर्क आर्क्यूरेट स्टाइल में बढ़िया ऐसा आर्क बना हुआ है, और एक लौता गेट है। आप जितने भी फोटो देखोगे, 1 2 3 4 सब जगह सब दूर यही वाला बताएंगे, ऑरेंज कलर की प्लेट है, ठीक है, ये फिर मंदिर के अंदर है, मेन आपका जो गेट रहेगा वो यही रहेगा। ठीक है, तो लार्ज एंट्रेंस गेट विच आर फाइनली डेकोरेटेड इज द फीचर ऑफ द्रविडियन स्टाइल, इट इज नॉट जनरली फाउंड इन नागर स्टाइल। देन अ पेडिस्टल। पेडिस्टल मतलब होता है एक रेज्ड प्लेटफॉर्म। तो जो साउथ इंडियन टेम्पल्स होते हैं, यहाँ पे आप देखोगे, ये देखो, ये नीचे से ही बन गया टेम्पल, ये देखो, ठीक है, लेकिन जनरली आप नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स में देखोगे तो पहले आप कुछ स्टेप्स चढ़ के जाते होगे। अपने घर के आसपास भी गायत्री मंदिर होगा, है ना, इंदौर में भी काफी ऐसे टेम्पल हैं, शिवलिंग्स वगैरह, ये जो टेम्पल्स हैं, तो आपको कई सारी स्टेप्स, आपको याद होगा कि अपन नीचे से ही पैर पड़ना शुरू कर देते हैं, है ना। तो नॉर्थ इंडियन जो टेम्पल आर्किटेक्चर है, उसके सबसे प्रोमिनेंट फीचर यही है, इसमें अपन ने यही डायग्राम खोला था, ये स्टेप बाय स्टेप, इसको बोलते हैं प्लिंथ, और ये होता है फाइनल प्लेटफॉर्म। ठीक है, जबकि ये यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ सीधे शुरू हो गया मंडप,
और शिखर, या यहाँ पे शिखर वर्ड गलत लिखा है इसलिए मैं ये फोटो डाउनलोड नहीं कर रही थी, यहाँ पे विमान जी लिख लेना, इधर होता है शिखर, इधर मेनली होता है विमान, पिरामिडिकल, ठीक है। पेडिस्टल हो गया। फिर होता है अपना सेंट्रल टावर। सेंट्रल टावर मतलब गर्भगृह और मंडप के ऊपर वाला टावर, जैसे ये है गर्भगृह, यहाँ पे बैठे हैं हमारे गॉड। इसके बाद आएगा पिलर्ड मंडप, ठीक है। मंडप क्या होगा, अपन परिक्रमा देते हैं ना गोल गोल भगवान की, या फिर आरती चल रही है अपन सब यहाँ खड़े हो जाते हैं, है ना, पंडित जी जाते हैं अंदर, गर्भगृह में अपन नहीं जा सकते, पंडित जी जाएंगे। तो ये पूरा जो मंडप है जहाँ पे वर्शिपर्स गैदर होते हैं, और ये जो गर्भगृह है इसके ऊपर एक बहुत बड़ा जो है वो टावर रहता है। तो ये एकदम इलोंगेटेड होता है नॉर्थ इंडियन स्टाइल में, और स्टेप बाय स्टेप पिरामिडिकल और बहुत हैवी होता है द्रविडियन स्टाइल में। ये है, ये हमारा शिखर है। अपन को, अपन आसपास रोज टेम्पल सबने देखे, सब जाते हैं, अपन को पता है, अपन में से कोई नास्तिक नहीं है। और साउथ इंडियन में ऐसे रहेंगे, है ना, स्टेप बाय स्टेप, और बहुत हैवी रहते हैं और बहुत ब्रॉड रहते हैं। जबकि यहाँ हमारे जो शिखर रहेंगे नॉर्थ इंडियन स्टाइल में, वो टावर जो रहते हैं वो इलोंगेटेड रहते हैं, हाइट ज्यादा होगी, इलोंगेशन ज्यादा होगा। यहाँ पे जो है वो ब्रॉड ज्यादा होंगे, स्टेप बाय स्टेप होंगे। इसको विमान बोलते हैं, हैवी होते हैं। ये बहुत लाइटली ऑर्नामेंटेड होते हैं, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस आपको पता ही है, बस अब मैंने सिर्फ आपको बेसिस बता दिया, ऐसे लिखना है। फिर पर्पस, हमारे यहाँ जनरली नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स का पर्पस शुरू से रिलीजियस या वर्शिप के लिए रहा है, जबकि साउथ इंडिया में जो टेम्पल्स थे वो रिलीजियस के तौर पे बनते गए, धीरे धीरे वो एजुकेशनल सेंटर बन गए, वहां पे लोग कुछ ना कुछ सीखने, दीक्षा, शिक्षा लेने आने लगे, और धीरे धीरे ये एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस से गैदरिंग्स या हॉल्स की तरह भी यूज करे जाने लगे। इसीलिए बोला जाता है कि इनका एक कंपाउंड होता है। तो ये जो कंपाउंड होता था ये जनरल सभा के लिए भी यूज कर लिया जाता था, और यहाँ पे जो है मंदिर होते थे। एक और फीचर है, साउथ इंडियन टेम्पल्स में मल्टीपल गर्भगृह होते हैं। आप यहाँ जाओगे, यहाँ से दर्शन करके आओगे, नीचे उतरोगे, दोबारा दूसरे गर्भगृह में चले जाओगे। जबकि हमारे यहाँ नॉर्थ इंडियन स्टाइल में ऐसा कोई कंपाउंड नहीं होता, एक नॉर्मल सा गेट होता है। अभी चार दीवारी बनने लगी, अभी के तौर पे मत जाना, अभी तो चार दीवारी सिक्योरिटी के लिए बनती, नहीं तो मंदिरों में भी चोरी हो जाए, है ना। लेकिन कोई बहुत, ये जो साउथ इंडियन गेटवे मतलब वॉल्स हैं ये इतनी बड़ी बड़ी हैं, बहुत हाइटेड पहले से ही, जैसे अभी अपन ने त्र्यंबकेश्वर का गेट देखा, ठीक है। तो ये पूरा ऐसा अभी नॉर्मल सा अपना बनता है, लेकिन नॉर्थ इंडियन टेम्पल में सिर्फ एक ही गर्भगृह होता है मेन डेटी का। हालांकि अभी ये होने लगा कि वहीं शिव जी भी रख लिए, वहीं हनुमान जी भी रख लिए, वो अलग बात है ना। लेकिन स्टाइल बिल्कुल ही अलग है। यहाँ पे आप देखोगे, अगर अभी कहीं घूमने जाने का प्लान बनाओ तो बेस्ट ऑफ बेस्ट है कि त्र्यंबकेश्वर का मंदिर देख सकते हो, है ना, या कोई भी साउथ इंडियन टेम्पल और एक नॉर्थ इंडियन टेम्पल, क्योंकि ये टाइम मोस्ट ऑफ द ट्रिप्स के लिए बढ़िया रहता है, फेवरेबल, तो जाके देख सकते हो। जैसे ये जो है ना त्र्यंबकेश्वर में मैं जो बता रही हूँ, अभी जो अपन ने अंदर वाले फोटोज देखे थे ये इसी टाइप से है, दिख रहे हैं ये छोटे छोटे अलग अलग। यहाँ हम ऐसे यहाँ से गए, यहाँ दर्शन करे, नीचे आ गए, फिर वापस यहाँ पे भी कुछ है, यहाँ पे भी कुछ है, इस टाइप का, ठीक है। ये दिख रहा है, अंदर से भी दिख रहा है। ये यहाँ पे पता नहीं कौन से, मुझे ये सब याद नहीं है कौन से भगवान क्या सब थे, लेकिन मेरे को याद बिल्कुल सेम, देखो वही हम ऐसे गए थे, बिल्कुल यार ऐसा लग रहा है हम ही वहीं पे घूम रहे हैं। ये ऐसे गए अपन, यहाँ चढ़े, यहाँ पे कोई भगवान रखे थे, इधर से उतर गए, फिर हम इधर चले गए, फिर इधर चले गए, फिर वापस बाहर आ गए, फिर बहुत सारा घूमे, फिर फोटो लिए, बस यही किया। तो ये इस टाइप से रहते हैं, क्लियर, बिल्कुल सिंपल सा आर्किटेक्चर। और फिर अपने द्रविडियन में तो अब आपको सबको पता ही है, खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स देख लो, है ना, उसमें अपने में टेम्पल्स अलग अलग जगह हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही कंपाउंड में सब है। जैसे अपन को कांडरिया महादेव मिलेगा तो वो अलग, ये पूरा ये एक ही टेम्पल है, ये सब एक ही टेम्पल की रूफ्स हैं। इसको मैंने बताया था, इस स्टाइल को क्या बोलते हैं, पंचायतन स्टाइल, है ना, जहाँ पे मल्टीपल हाइट के मंडप्स डेवलप किए जाते हैं टेम्पल को एक भारी लुक देने के लिए। ये किंग की किसको बताएगा, प्रॉस्पेरिटी को। आप जैसे ये देखोगे आपके दिमाग में जाएगा यार मतलब कितना पैसा खर्च किया होगा, है ना। तो ये किंग ने अपने जैसे जैसे पैसा आएगा, सिंपल किसी इंसान के, किसी रूलर के पास कम वो है, उसने ये मंदिर बनवा दिया भैया, ठीक है। देवी का टेम्पल सिंपल रेज्ड, लेकिन देखो रेज्ड प्लेटफॉर्म है, फिर सीढ़ी चढ़ के जाओगे, इस तक भी सीढ़ी चढ़ के जाओगे, फिर सीढ़ी चढ़ के गर्भगृह में घुसोगे, दैट इज नोन एज पेडिस्टल।
ये किसी ने सिंपल ने बनवा दिया होगा, जिसके पास ज्यादा पैसे आए वो कांडरिया महादेव। किसने बनवाया कांडरिया महादेव टेम्पल? विद्याधर। हाँ, तो विद्याधर की मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट वगैरह भी है, उन्होंने काफी सारा रीजन जो है अपना वो जीता था, ठीक है, और फिर उसके बाद ये टेम्पल स्टैब्लिश कराया था। किसी को आप कुछ डाउट पूछना है? मैं तब तक 1 मिनट देखती हूँ, फोटो मिलते हैं तो। तब तक किसी को कुछ पूछना है, कुछ बताना है? और निबंध क्यों सबने नहीं लिखा? आज मेरा मन तो था कि क्लास लेते समय अच्छी सुनाऊं, लेकिन मुझे एक्चुअल में जिन लोगों को सुनाना है ना वो अभी क्लास में है नहीं, इसीलिए थोड़ा बच गया। क्योंकि अभी जो क्लास में है वो फिर भी बहुत अच्छा कर रहे हैं कंपैरेटिवली बाकी सबसे। और मैंने तुम लोग को 100 बार समझाया है, वो 2 लड़कियां जिनको तो अभी पेपर भी नहीं देना, मनीषा और राधा, वो तुम सबसे ज्यादा सीरियस हैं, जिन जो एक बार पेपर दे चुके हैं और जिनको दोबारा पेपर देना है। सिर्फ उन दोनों ने निबंध लिखा है और तुम उनका निबंध पढ़ लेना, तुम उनके रोज के आंसर देख लेना, उनकी रेगुलरिटी देख लेना। 10 बच्चों में तुम में कंपटीशन है, तुम बाकी के 10,000 तो सोच ही नहीं रहे। लेक्चर मुझे अभी अच्छा खासा देना है, लेकिन एक्चुअल में जिनको देना है वो अभी क्लास में है नहीं, जो होंगे तब मैं उनको बताऊंगी। बाकी सबने क्यों नहीं लिखा निबंध? और किसी को कुछ पूछना है, बताना है तो वो भी बता दो। एक तो अभी पढ़ाई की चीज़ों के अलावा तो कुछ दिखता ही नहीं है मेरे लैपटॉप में, मेरे को ही नहीं पता कि कहाँ गया वो, कहाँ मिल सकते हैं। बताओ बताओ, किसी को कुछ बोलना है? मोनिका क्यों नहीं लिखा निबंध? मैम आधा लिखा है अभी, आधा। तो क्यों लिखा है आधा? पूरा कब करोगी उसको? मैम अब बस कर ही रही थी, देखो, पहले हो अगर जाए। तुम्हें ये लग रहा है कि तुम प्री निकाल लोगी और फिर ये सब आराम से बाद में होता रहेगा, तो बेस्ट टाइम अभी है ये सब चीजें करने का। ये तुम भी समझती हो, बच्ची नहीं हो कि मुझे तुम्हें बार बार बताना पड़े, है ना? तुम खुद भी समझदार हो, सारी चीजें समझती हो बहुत अच्छे से। ये सब टाइम बार बार नहीं आएगा, बाकी सारी चीजें वेट कर लेंगी एक बार, है ना? सब वेट कर लेंगे, हर एक चीज, हर एक दोस्त, सब वेट कर लेंगे। जो वेट नहीं करता वो होगी पढ़ाई। राशि, हाँ। तुमने क्यों नहीं लिखा? मैम मुझे टॉपिक अच्छे से समझ में नहीं टॉपिक कैसे समझ में आता है फिर? मैम जो आपने बताया था कि जैसे हमें लिखना है तो अस्पृश्यता को मतलब पहले डिफाइन करना है, फिर सामाजिक दूरी तो को तुम्हें डिफाइन जो करना भी समझ में आया था कम से कम लिखना तो चाहिए था, मैं वही तो बोल रही हूँ। स्टार्ट, तुम सोचोगे भाई आ जाएगा वाली बात ही नहीं है। वो तो तुम लिखती तो मैं गलतियां बताती, तब तुम्हें पता चलता कि आएगा कि नहीं आया, आया है कि नहीं आया। ये तुमने कैसे जज कर लिया? वही तो प्रॉब्लम है। वो तो अपन लिखते हैं तो अपने आप सारी चीजें आ जाती हैं, ये सब तुम्हारा सोचने का काम नहीं है। मिल नहीं रहे हैं यार वो फोटो, उस ट्रिप का सब मिल गया लेकिन वो फोटो नहीं मिल रहा है त्र्यंबकेश्वर वाला एक्चुअल में। मुझे दिखेगा तो मैं बताऊंगी। हालांकि हमने उसमें कुछ टेम्पल को खास, तब इतना कुछ नॉलेज ही नहीं था, टेम्पल को ज़्यादा अच्छे से नहीं लिया, हमारे हमारे फोटो ज़्यादा अच्छे से ले लिए। उसमें तुम ये मत सोचो कि तुम्हें आ रहा है नहीं आ रहा है, पहले लिखो फिर पता चलेगा। ठीक है। और अब देखो क्या होगा, अब निबंध का अपन ने सोच लिया, अब तुमने लिखा ही नहीं तो वो निबंध वाली क्लास का कोई फायदा भी नहीं है। वो उसमें कुछ मेरा बेनिफिट तो हो नहीं रहा, तुम्हारे लिए ही उसको एक्स्ट्रा अपन टाइम देके और ये सब देके कर रहे हैं। पहले फोटो की कोई वो ही नहीं होती थी वैल्यू, मतलब कि अपन संभाल के रखे जाए। चंदेरी वंदेरी के जरूर है तुम लोग, ऐसे बहुत सारी जगह हैं, खैर अभी टाइम भी नहीं है, क्या ही कर सकते हैं। देखो चंदेरी में वो सुना होगा ना, खूनी दरवाजा और ये सब, पहले हम लोग को इतना वो भी नहीं था, मेरे को इतना हिस्ट्री हिस्ट्री में कोई इंटरेस्ट नहीं था, ये सब 12th के बाद की चीजें हैं। ये पूरा जो है वो चंदेरी का महल है। चंदेरी में कौन सा महल है?
नाम वाम पता है क्या कुछ? हवा महल है ना मैम, बादल महल है। हम्म, ठीक है। और एक खूनी दरवाजा सुना होगा, है ना? यही है वो खूनी दरवाजा। किस किस की लड़ाई हुई थी चंदेरी में? बाबर और मैदानी राय और हाँ, बाबर की। बाबर की और मेदिनी। मैदिनी राय की, है ना? तो इधर ही यही जो है वो खूनी दरवाजा वहीं से एंटर हुआ था, है ना? ये पूरा वही दरवाजा, ये मैंने दरवाजे पे खड़े होके फोटो लिया है। तो ये ऐसे चढ़ाई है ये पत्थरों की। फिर यहाँ से ये पूरा जो था वो आर्मी का सेटलमेंट होता था, तो सबको मारते हुए फिर ये जो है ये मेन एंट्रेंस है सिटी में। जैसे ही यहाँ अपन, यहाँ छोटा सा हॉल जैसा है, हॉल मतलब हॉल नहीं, किचन बराबर जगह है। फिर मेन गेट शुरू हो जाता है जहाँ से चंदेरी में घुसेंगे। और ये एल शेप्ड में है, मतलब बहुत ज़्यादा काउंटर अटैक करने की व्यवस्थाएं होती थी। जैसे जो मैंने इससे पहले वाला फोटो बताया था ना, कहाँ गया यार वो, ये वाला, ये जो है एक्चुअल में ये चंदेरी का गेट है, ठीक है? इतने भी मेमोरी के फोटो नहीं है जितनी देर में खुल रहा है। ये एक्चुअल में चंदेरी वाला जो गेट है ये लकड़ी का, ये तो अभी बन गया अच्छा, पहले नहीं होता था इतना अच्छा। अभी फिर यहाँ से ऐसे एंटर करेंगे। फिर वो वाला जो पुराना फोटो जो मैंने इससे पहले वाला बताया था, वो मैंने इस गेट पे खड़े होके लिया है, तो वो एल में है। पहले ऐसे अपन को गेट देखेगा ये वाला, फिर राइट टर्न ले लेंगे तो यहाँ आ जाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ पहुंच जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारा ये सीधा चढ़ते हुए आ रहा है। ये चंदेरी का एंड है, खत्म हो गई चंदेरी। यहीं से बाबर ने अटैक करना स्टार्ट किया था, सीधे सीधे आया, फिर यहाँ से राइट मुड़ेगा, नहीं लेफ्ट, उस तरफ से आएंगे। मैं जहाँ बैठी हूँ लैपटॉप पे या तुम स्क्रीन पे देख रहे हो तो राइट, उधर से आएंगे तो लेफ्ट। फिर वो जो ये मेरी मुटकी बहन का फोटो था जो अब इतनी मोटी रही नहीं, ठीक है, ये वाला, ये फिर मेन गेट है ये वाला। यहाँ से अपन चंदेरी में एंटर कर जाते हैं। देखते हैं तो फिर चीजें समझ में आती है, मजा आता है। और क्या है, यहाँ पे बैजू बावरा की समाधि है ना? ठीक है, ये वो है मंदिर, कौन सा है चंदेरी में बहुत फेमस, मेला भी लगता है जहाँ पे बुक्स में अशोकनगर दिया है, अशोकनगर, क्योंकि चंदेरी अशोकनगर जिले में ही आता है। बताओ कौन सा मंदिर, कौन सा मेला लगता है? जागेश्वरी जागेश्वरी मैया, देवी। जागेश्वरी हाँ, माता। ये वो ही है मंदिर, जागेश्वरी माता मंदिर, यहीं पे लगता है मेला। ये बहुत ऊपर चढ़ के है, ये पूरा ऐसा मंदिर है, ये छोटे छोटे घाट वगैरह बने हुए हैं, ठीक है? ये मेन टेम्पल ये है, ये दिख रहा है ऑरेंज वाली टाइल्स जो दिख रही हैं, ये है बस छोटा सा मेन मंदिर, ये बंदर बैठा है। ये बिल्कुल हाइट पे है, ये भी ऊपर चढ़ के है बहुत। तो इसी में यहीं पे बिल्कुल अपना ये मेन एंट्रेंस है यहाँ से। और ये बहुत ऊंचाई पे चढ़ के है, एकदम घाटी जैसी चढ़नी पड़ती है, तो पूरा ऊपर तक मंदिर का मेला भरता है सेम जगह पे ही, ठीक है? ऐसे त्र्यंबकेश्वर घूमने जाओगे तो त्र्यंबकेश्वर का सब पता चल जाएगा। पता नहीं ये किसका फोटो ले लिया हमने, वो वाले मिले नहीं मेरे को त्र्यंबकेश्वर वाले, पता नहीं डिलीट विलीट कर दिए होंगे, इतना कुछ आइडिया नहीं रहता। तब मेरे पास लैपटॉप भी नहीं था, पता नहीं ये तो कब सेव कर लिए। चलो, अब मेरे को ये बताओ कि ये अपना हो गया इतना हिस्टोरिकल वाला पार्ट, अब इसमें करना क्या है? मतलब ये मध्य प्रदेश की हिस्ट्री ले लें इस वीक के लिए, या फिर इकोनॉमी स्टार्ट कर दें? इकोनॉमी अब मैं लूंगी पेपर 2 पार्ट बी की 5 यूनिट, 1 2 3 4 5, जिसमें से 1 और 2 है इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, एमपी इकोनॉमी रिस्पेक्टिवली, और 3 4 5 है अपनी सोशल इश्यूज। बताओ जल्दी, पहले एमपी की हिस्ट्री और कर लें, यही पूरी जितनी अभी एमपी की, तो भले एक साथ पूरी मॉडर्न तक कर लेंगे, खत्म हो जाएगा, झंडा सत्याग्रह वगैरह सब नोट्स हैं उसके एमपी के सबके पास। नहीं है तो वो वाली बुक है, कौन सी, बर्नवाल, वो ले लेना, इंग्लिश में भी मिल रही है अभी तो खूब ढेरों से। बस उतनी ही मध्य प्रदेश की हिस्ट्री है, ठीक है? तो इस वीक के लिए एमपी की हिस्ट्री ले लेते हैं, तो तुम्हारा प्रीलिम्स का भी मेजर ऑफ द पोर्शन जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है? फिर उसके बाद अपन इकोनॉमी स्टार्ट कर देंगे। अभी क्लास में 1 2 लोग हैं भी नहीं, क्योंकि उनका कुछ एग्ज़ाम है, वो निधि वगैरह, और वो मतलब वो तो पढ़ती है, खैर रेगुलर रहती है, तो ऐसा सच कुछ लॉस भी नहीं होगा। मुकेश महेश्वरी अच्छी नहीं है बुक, बहुत ही बी ग्रेड बुक है वो। बर्नवाल बहुत अच्छी है, हिस्ट्री बर्नवाल में बहुत अच्छी दी है, एलेबोरेटेड है वो,
और बाकी जिनने नोट्स बना लिए हैं, अपन ने क्लास ली थी उस टाइम पे पढ़ लिया, उनको तो फिर लेने की अभी ज़रूरत ही नहीं है ना। जो लोग पढ़ चुके हैं बर्नवाल, उनको समझ में आ जाएगा डिफरेंस, है ना, कि क्या है वो। ठीक है, तो ये वाले वीक मतलब आज तो मंडे ही था, है ना, तो ट्यूसडे वेडनेसडे जितने दिन में होती है मैं उसको शेड्यूल को अपडेट कर दूंगी। मैंने अभी आगे के शेड्यूल में क्या डाल दिया था, मेडाइवल डाल दी थी। मेडाइवल। हाँ, तो उसको अभी भूल जाओ, ठीक है। नए शेड्यूल शुरू करते हैं। कल का टॉपिक मैं अभी बता देती हूँ कि कल मध्य प्रदेश की हिस्ट्री में पूरी एंशियंट हिस्ट्री, मतलब भीमबेटका रॉक शेल्टर केव से लेके चालकोलिथिक साइट से लेके मौर्यन पीरियड तक की हिस्ट्री करना है, ठीक है। मुश्किल से 4-5 पेजेस होंगे, ठीक है। एंशियंट हिस्ट्री, हड़प्पन पीरियड, वैदिक में कुछ नहीं है अपना, है ना। महाजनपद पीरियड में बस अवंती और चेदी महाजनपद के बारे में है, और मौर्यन में अशोका और इसने इन सब ने क्या इंस्क्रिप्शंस बनवाए वो हैं बस। अशोका तक की हिस्ट्री अपन को पढ़नी है कल एमपी में, ठीक है। बाकी फिर मैं शेड्यूल बना के डाल दूंगी। तो ये वाला वीक अपना उसमें हो जाएगा, फिर अपन इकोनॉमी शुरू कर देंगे। तब तक तुमको मीन टाइम में क्या करना है, देखो अब यूज कैसे करना है। वो सभी लोग जिनके पास इकोनॉमी वो ये एमपी के नोट्स हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, वो इकोनॉमी के नोट्स बनाना तैयार कर दो यूनिट 1 से, ठीक है। जिनके पास भी एमपी के नोट्स हैं वो इकोनॉमी के नोट्स बनाना चालू कर दो यूनिट 1 से। कुछ मैंने नोट्स वगैरह भी भेजे थे तुम लोग को, मेल किए थे उसमें से, जैसे भी, ताकि तुम्हें उस टाइम पे दिक्कत नहीं आएगी, है ना। शुरू से फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। जिनने पहले वो टेस्ट दे दिए थे वो दोबारा लिख लेना या जो भी है, ठीक है। ऐसे का टॉपिक मैं कल एक्सप्लेन कर दूंगी, है ना। अभी क्लास भी एंड होने वाली है। हाँ, मैम रमेश जैन ले लें क्या बुक? क्या ले लें? रमेश नहीं नहीं, मत लो, मेरे पास है वो। उसके कुछ पेजेस अगर चाहिए हुआ करेंगे तो मैं भेज दिया करूँगी। बहुत बड़ा ग्रंथ है वो, और एमपीपीएससी में उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है। टॉपर्स की बातों में मत लगा करो, वो हर कुछ बुक लिस्ट बताते हैं। बिल्कुल मत लेना रमेश सिंह, वेस्ट हो जाएगी। वो सारी चीजें इंटरनेट पे मिल जाएंगी। अपन को देखो एक चीज सीख लो, बेस्ट तरीका है सिलेबस के कीवर्ड से खुद के नोट्स बनाना। रमेश सिंह मेरे पास है, फोटो मैं भेज दिया करूंगी रमेश सिंह के, या इंटरनेट से लिंक। और नोट्स मैंने इतने सारे तो भेजे हैं, पहले वो तो पढ़ो। रमेश सिंह कोई ने नहीं ली आज तक, जितने उन्होंने निकाल ली। मैं मेरे से ही मिल चुके हैं बहुत सारे लोग। रमेश सिंह देखी तक नहीं है उनने कैसी दिखती है। मैंने तो यूपीएससी के मेंस के चक्कर में ले ली थी, है ना। ऐसे का टॉपिक मैं कल ब्रीफ करती हूँ, ठीक है। कॉपीज भी कल ही चेक कर लेंगे, मतलब वो इवेल्युएट कर लेंगे। जिनने नहीं लिखा वो लिख के अभी भेज दो निबंध, बाकी 2 लोगों के अलावा। उनकी तो मैं चेक कर ही दूंगी अभी। कल स्टार्टिंग में आज वाली कॉपी डिस्कस करेंगे आपकी। अभी इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आज मैंने अभी तक एक भी बार देखी नहीं है वो 11 के चक्कर में। तो आज की कॉपी डिस्कस करेंगे, निबंध की कॉपी डिस्कस कर लेंगे, निबंध डिस्कस कर लेंगे, फिर क्लास स्टार्ट करेंगे, भले कितनी भी लेट हो जाए, ठीक है। आज मैंने देखी नहीं है तो इवेल्युएशन भी नहीं हो पाया उनका। चलो कल मिलते हैं फिर।